क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज बच्चे को अच्छे से समझाने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि यदि फॉर्मूले उसके सामने लिखे हों तो हमें आसानी होगी उसे बात समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। इसलिए हमने कुछ फॉर्मूले इसके लिख लिए। प्रकाश की चाल c होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल का फॉर्मूला होता है c = f × लैम्डा। f है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ। एक प्रकाश की चाल का फॉर्मूला और है E0/V0। वैद्युत क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत चुंबकीय तरंग के इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट, इनके जो भी फॉर्मूले हैं, इक्वेशन है, वो है E = E0 sin ωt - kx, B = V0 sin ωt - kx। यह कहलाते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड या आयाम, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्वेश्चंस करेंगे और बच्चे को आसानी होगी समझने के लिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। जिस तरह की वैल्यू दी होंगी उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को उठाएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 8.3, इसमें कहा है कि 10⁻⁻10 मीटर वेवलेंथ की एक्स किरण तरंग दैर्घ्य को हम लिखते हैं लैम्डा से। ये दिया 10⁻⁻10 मीटर। एक्सरे की 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, ये तो है एक्सरे। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दी है 6800 एंगस्ट्रॉम, ये लाइट है, प्रकाश। और तीसरी वेवलेंथ है 500 मीटर की रेडियो वेव्स, 500 मीटर रेडियो वेव्स जो मोबाइल टीवी पर चलती है। 3 प्रकार की वेव्स दी हैं। ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो पूछा है कि इनके किस राशि का मान समान होगा। तो हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 7 भागों की बटी हुई है, सातों की चाल समान होती है, 3 × 10⁸। तो इनका कौन सा मान समान होगा? इनकी चाल। जो आंसर होगा, चाल समान होगी। ये भी लिख दें, अच्छी बात है। कितनी होगी? C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी भी चाल यही, इसकी भी चाल है, इसकी भी चाल यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताया है कि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग z अक्ष की डायरेक्शन में जा रही है। हमने 3 अक्ष बना ली। खुले स्पेस में 3 एक्सिस होती हैं, किसी दीवार पर, जमीन पर 2 एक्सिस होती हैं 2D, और खुले स्पेस में वायुमंडल में 3 एक्सिस होती हैं। या कहीं दीवार में कुछ गहरा हो रहा हो, गहराई में हो, तो वहां भी 3 एक्सिस होंगी। ये एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड है।
तो क्वेश्चन में कहा है कि कोई तरंग जेड अक्ष की तरफ जा रही है। आगे पूछा है इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे। इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर और इसके मैग्नेटिक वेक्टर के बारे में क्या कहेंगे। तो हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इसकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। इसका मतलब तरंग के इलेक्ट्रिक वेक्टर लंबवत होगा, मैग्नेटिक वेक्टर लंबवत होगा। तो हम एक एक्सिस की तरफ क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर, और एक एक्सिस की तरफ क्या ले लेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर। तो हमारा जवाब होगा कि इसका वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर y अक्ष की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर x अक्ष की तरफ होगा। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं कि इधर ही हो, बी इधर हो। बी इधर दिखा दें तो इधर हो जाएगा, लेकिन होंगे इसके लंबवत ही। तो इनकी डायरेक्शन ये हो जाएंगी y अक्ष और x अक्ष। आगे इसी क्वेश्चन में फिर कहा है यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज हो, जो वेव आ रही है इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो, आवृत्ति f 30 मेगाहर्ट्ज हो, तो इसकी तरंग दैर्घ्य बताओ। तरंग दैर्घ्य मीन्स वेवलेंथ लैम्डा। इसे सॉल्व करते हैं। अब इन वैल्यू के अनुसार ये क्लियर होगा, स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि सूत्र क्या लगना चाहिए। एफ का रिलेशन ये है, तो फॉर्मूला लगेगा C = F × लैम्डा, और हमें निकालना क्या है, लैम्डा। तो हम लैम्डा पहले लिखेंगे तो हो जाएगा C/F। लैम्डा निकालेंगे, ये निकालेंगे तो ये अपॉन में जाएगा इसके, C/F। C की वैल्यू प्रकाश की चाल, ये चाल निर्वात और वायु में ली जाती है। 3 × 10⁸ F 30 × मेगा, मेगा में होते हैं 10⁶। 3 से इसे काटेंगे तो 10 आएगा। 10⁻, ऊपर है 8, नीचे हो गया 6 और 1 पावर इसकी 10⁷। 10⁷ से 8 कम हो जाएगी तो बचेगी 1, 10⁻⁴। इसका अर्थ है लैम्डा = 10 मीटर। ये आंसर होगा। लैम्डा एक प्रकार की दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसका मात्रक मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज के किसी स्टेशन से समस्वरित होता है। समस्वरित का मतलब कि रेडियो उस आकाशवाणी केंद्र के प्रोग्राम को सुना रहा है, उस प्रोग्राम को कैच कर रहा है, उसे कहेंगे समस्वरित। समस्वरित अनुनाद की कंडीशन में होता है। जब बाहर से आने वाली तरंग की फ्रीक्वेंसी रेडियो के निकलने वाली तरंग की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो उस सिग्नल को रेडियो कैच कर लेता है। वो घटना कहलाती है अनुनाद। उसी को कहते हैं समस्वरित, समान स्वर हो जाना। तो इसमें एक रेंज दी है फ्रीक्वेंसी की, एक है 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज।
आवृत्ति यहाँ से यहाँ तक के प्रोग्राम होता है। हम एफएम सुनते हैं तो मोबाइल पे फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, कम आगे बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो एक रेंज होती है कि यहाँ से यहाँ तक के प्रोग्राम हम सुन सकते हैं। तो वो रेंज है, इतने मेगाहर्ट्ज से इतने मेगाहर्ट्ज तक के प्रोग्राम सुन सकते हैं हम उस रेडियो पर। तो इसे F1 लिखा, इसे F2 लिखा। तो इनके संगत तरंग दैर्घ्य बैंड क्या है? तरंग दैर्घ्य बैंड, तरंग दैर्घ्य बैंड, इसे एक तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, एक रेंज आवेगी, वो लैम्डा की दो वैल्यू निकालेंगे, उसमें लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा का मान होगा, वही कहलाएगा तरंग दैर्घ्य बैंड। तो हम क्या करें, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे C = F × लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा C/F। पहली फ्रीक्वेंसी के लिए लिखेंगे तो यहाँ F1 और यहाँ 1। C की वैल्यू 3 × 10⁸ F1 ये 7.5 × मेगा 10⁶। ये पॉइंट में अगर हटाऊं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 30 × 10⁻²। 8 में से 6 पावर कम हो जाएगी, 2 बचेगी, अपॉन में 75। 30 × 10⁻² को लिख सकते हैं 100/75। 25 से काटेंगे, 25 × 75, 25 चौक 100, और 3 एकम 3, 3 ढाई 30। तो लैम्डा 1 हो जाएगा 4 × 10 मतलब 40 मीटर। इस फ्रीक्वेंसी से तो वेवलेंथ इतनी आ रही है। दूसरी फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे, उसको देख लें। फिर से हमने लिखा लैम्डा = C/F, ये 2 लगा देंगे, यहां भी 2 हो जाएगा। C की वैल्यू 3 × 10⁸, F2 की वैल्यू 12 है, और मेगा में 10⁶। 3 × 6 पावर, 8 में से 6 कम हो जाएगी तो बचेगी 2, और 2 पावर का मतलब 100/12। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 25। लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई 25 मीटर। हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसी से लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, तो हम उसे इस तरीके से लिखेंगे, तरंग दैर्घ्य की परास लैम्डा = 25 मीटर से 40 मीटर तक, और तरंग दैर्घ्य बैंड लिखना हो तो लिखेंगे डेल्टा लैम्डा 40 - 25 = 15 मीटर। ये बैंड हो जाएगा। बैंड में हम उन दोनों मानों का अंतर ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, एक आवेशित कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर 10⁹ हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है।
दोलक द्वारा जनित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो कण की आवृत्ति दी है, कण की आवृत्ति को f से लिखते हैं 10⁹ हर्ट्ज। तो उससे जो तरंग बनी वाइब्रेशन करने से, कण के वाइब्रेशन से जो तरंग बनी विद्युत चुंबकीय तरंग, कण यहां किस प्रकार का होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने वाला कण होता है चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण, उसके वाइब्रेशन से बनती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, उसकी वैल्यू भी यही होगी 10⁹ हर्ट्ज। सेम फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा, उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कहा है निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं B से, इसका आयाम बोलेंगे तो B0, ये दिया है 510 स्मॉल n और t, इसे पढ़ते हैं नैनो टेस्ला, इसे पढ़ेंगे नैनो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक होता है, इसे चेंज किया जाएगा 510 10⁻⁹ टेस्ला। याद रखना इसको, बड़ा आसान है। नैनो में पहला अक्षर क्या आ रहा है? न, तो न, और पावर 9 में भी क्या आ रहा है? न, तो 9 का न से संबंध है, तो इसमें याद रखना है कि 10⁻⁹ होती है। 9 में भी न आ रहा है और नैनो में भी न आ रहा है। तो इसमें पूछा है कि तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है? विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा है। विद्युत क्षेत्र का आयाम होता है E0, तो यहां B0 दिया है, E0 पूछा है, तो फॉर्मूला इनमें से कौन सा सही रहेगा? हमारे लिए ये जी रहेगा, तो इसका यूज करेंगे हम। करते हैं हल। C = E0/B0। हमें क्या चाहिए? E0 निकालना है, तो हम इसे निकालेंगे, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आखिर करनी कब होती है? जब जो वैल्यू निकालनी है वो या तो दाईं तरफ हो RHS में या अपॉन में हो, तो उसे हर हालत में लेफ्ट साइड में लाना होता है, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है। जब जो वैल्यू निकालना है वो दाईं तरफ हो या अपॉन में हो, तो हमें E0 निकालना था, वो दाईं तरफ था, बीच में बराबर आ रहा है। इस तरीके से C = अपॉन में 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। E0 की मल्टीप्लाई 1 से हुई E0, C की B से हुई, C का मान 3 × 10⁸, B0 का मान 510 10⁻⁹। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15, 10⁻⁹ में +8 जोड़ेंगे, तो -9 में +8 जोड़ा तो बचा -1। पावर जो -1 है उससे ये 0 कट जाएगा। नहीं समझे तो ऐसे समझो, -1 पावर को हम ऐसा भेज देंगे और 10 से ये 0 कट जाएगा, तो बचेगा 153। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है N/कूलम। ये आंसर हो जाएगा।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 7। क्वेश्चन नंबर 8, कल्पना कीजिए एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम और आवृत्ति दी है। विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आयाम दिया है ई नॉट, ये दिया है 120 न्यूटन पर कूलम। इसकी फ्रीक्वेंसी दी है F इक्वल टू, कहीं कहीं क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिखा करते हैं, न्यू। इसका मान दिया है 50 मेगाहर्ट्ज। फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा है बी नॉट, ओमेगा, के और लैम्डा। बी नॉट, ओमेगा, के और लैम्डा, कोणीय आवृत्ति, तरंग सदिश और तरंग दैर्घ्य, 4 वैल्यू पूछी है। तो बी नॉट के लिए मैं इसके पास गया तो बी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन सी। सी अपॉन में आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ई नॉट की वैल्यू 120, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 3 से काटेंगे तो आएगा 40। तो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 10 की पावर ऊपर गई तो हो गई -8। टेस्ला साइंटिस्ट था एक, उसके नाम पर है। तो बी नॉट का मान आ गया ये आंसर हो गया। दूसरी वैल्यू पूछी थी ओमेगा, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू एफ, 50 मेगा 10 टू दी पावर 6, 50 दूनी 100, पाई की वैल्यू 3.14, 10 टू दी पावर 6, 100 से 2 पावर इसमें बढ़ जाएगी तो पावर हो जाएगी 10 टू दी पावर 8 और 3.14। ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। ये आंसर हो गया। 2 वैल्यू इसमें और पूछी हैं। एक के और एक लैम्डा। के तो लैम्डा के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर जाएंगे। यहां से लैम्डा हो जाएगा सी अपॉन एफ, सी अपॉन एफ। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, एफ की वैल्यू 50 इंटू 10 की पावर 6, मेगा में 10 की पावर 6 होते हैं। 8 से 6 पावर यहाँ कम हो जाएगी इस तरीके से, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 -6। 6 पावर ऊपर जाएगी माइनस की, 8 में से 6 घटेगी तो पावर बचेगी 2। 2 पावर का अर्थ होता है 100, तो 100 इसके आगे लग जाएंगे तो हो जाएगा 300 अपॉन 50, एक जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, तो लैम्डा हो गया 6 मीटर। एक फोर्थ वैल्यू पूछी है के कहलाता है तरंग सदिश वेव वेक्टर, या दूसरा नाम है वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट।
तरंग संचरण नियतांक, वो नाम लंबा है, शॉर्ट का नाम है तरंग सदिश। कैसे लिखते हैं? के का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई की वैल्यू 3.14, लैम्डा की वैल्यू 6, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो के इक्वल टू ये आया 3.14 अपॉन 3। 3.14 ना लिख के मैंने पाई ही लिख दिया, पाई अपॉन 3। इसका यूनिट होगा प्रति मीटर। अब हमारे पास ये 4 वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट पार्ट में 4 वैल्यू पूछी थी, चारों के मान हमने निकाल दिए। अब इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट बी। उसमें क्या पूछा है? उसमें पूछा है कि ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के समीकरण बनाओ। तो कैसे बनाते हैं जरा देखेंगे। ये स्टैंडर्ड समीकरण होता है, ऐसे लिखेंगे पहले हम। E इक्वल टू, बहुत इजी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ई नॉट, अब ई नॉट तो है नहीं, तो ये क्या है? बी नॉट। बी नॉट से ई नॉट जो हो जाएगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई नॉट जो होता है इन दोनों की गुणा के बराबर होता है, तो मैं ई नॉट की जगह लिख दूंगा सी इंटू बी नॉट। आगे आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सी मान लगा दे रहे, हमें इसमें 3 वैल्यू रखनी है, के ओमेगा की और बी नॉट सी की। 4 वैल्यू हो गई। सी का मान 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। बी नॉट का मान 40, 10 टू दी पावर माइनस 8। थोड़ा इधर हटा के लिख रहे हैं। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, बी नॉट की वैल्यू 40 इंटू 10 टू दी पावर 8। सी का मान, बी नॉट का मान, आगे आया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें 2 वैल्यू पुट करना है, ओमेगा की और के की। ओमेगा की वैल्यू ये 3.14 लिख दें या पाई लिख दें, तो ओमेगा आ जाएगा पाई इंटू, ये पाई के साथ पावर भी है तो पाई अच्छा नहीं लग रहा, मान लगा देंगे 3.14 10 टू दी पावर 8 टी माइनस के की वैल्यू पाई अपॉन 3 एक्स। ये ई की इक्वेशन आ गई। बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसे समझ लें। बी नॉट की वैल्यू ये है 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 साइन ओमेगा की वैल्यू 3.14 10 टू दी पावर 8 और आगे टी लगा है ये, माइनस के की वैल्यू पाई अपॉन 3 और एक्स। तो ये हमारी बी की इक्वेशन हो गई। इसके आगे लिखा जाएगा टेस्ला और इसके आगे लिखा जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। शेष कार्य हम फिर करेंगे। धन्यवाद।